OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. In our previous session, we were discussing about the elements related to magnetic material. Today, we will discuss about the all three type of materials which are known as ferromagnetic, paramagnetic, and diamagnetic material. We will study the properties of these materials as well as we will see what is Curie temperature. So let's start today's session. In this session, first of all, we will discuss about diamagnetic, then we will discuss paramagnetic and ferromagnetic material. And ferromagnetic materials. Okay. So we already know if there is a matter, suppose there is a matter, and in matter there will be millions of atoms, है ना? अगर कोई मैटर है तो मैटर में मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे. एटम्स के पास एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन, इनके ऑर्बिट में मोशन करते रहते हैं. ऑर्बिटल मोशन ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो इनके मोशन की वजह से क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगी. अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगी. अगर करंट मिल रही है तो ये बिहेव करेगा एक करंट कैरिंग लूप की तरह, है ना? इट विल बिहेव लाइक ए करंट कैरिंग लूप. और करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसके अराउंड, है ना? इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम में, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, है ना? जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से डाइपोल मोमेंट होगा. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये है यू, ऐसे हम निकालते हैं, ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की. ठीक, तो डाइपोल मोमेंट बना के फिर ये हर एक एटम जो है एक रिजेंबल करेगा एटॉमिक डाइपोल को, एटॉमिक डाइपोल को. इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कुछ मोमेंट होगा, ठीक, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वो रिजेंबल करेंगे एक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल को रिजेंबल करेंगे. ठीक, अब अगर इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए तो कोई मैग्नेटिक, जो हम कह रहे हैं एटॉमिक डाइपोल बनाएंगे, ऐसा कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बनेगा. फिर अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया तो ये कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बन पाएगा, है ना? तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बन पाता है उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग. हुआ क्या, इन द केस ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से ये एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है. करंट कैरिंग लूप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है ना? और उनके मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ये एक एटॉमिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है. लेकिन जब हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं तो उस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में, ये अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसमें कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बनता है,
कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बनता है। बाकी के सब्सटेंस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एटॉमिक डाइपोल बनता है, हम इस तरह से दिखाते हैं, रैंडम मोशन एटम्स का, है ना, तो एटॉमिक डाइपोल बन जाता है। बट इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कोई भी इस टाइप का डाइपोल मोमेंट या जिसको हम कह रहे हैं एटॉमिक डाइपोल फॉर्म नहीं होता है, ठीक, उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम मान लें नाइट्रोजन है, ठीक, हीलियम है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के, ठीक। डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स there is no atomic dipole is formed। क्यों नहीं फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो डाइपोल मोमेंट है, वो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम ले रहे हैं तो वो जीरो है, सिंस नेट डाइपोल मोमेंट of an atom is zero। किसी एटम का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन का एक डाइपोल मोमेंट है, और वो डाइपोल मोमेंट रैंडम है सभी के, इसलिए इस एटम का नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो हो जाता है। That is why we are saying that in diamagnetic material there is a no atomic dipole is formed, since net dipole moment of an atom is zero, due to, we can write, due to random magnetic dipole moment of electrons। Moment of electrons, we can write this too, okay। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी डायमैग्नेटिक मटेरियल की, ओके। अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा। सेकेंड हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, इफ वी आर कीपिंग अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इनटू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी मटेरियल को रखते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमने कोई मटेरियल रख दिया तो दो चीजें होंगी। क्या वो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक, नंबर वन, इफ वी आर कीपिंग any material in an external magnetic field, then what will happen, see, suppose in external magnetic field, magnetic field, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रखते हैं, तो ये कोई मटेरियल है और हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक। तो अब दो पॉसिबिलिटीज होगी। पहली क्या होगी, पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि एटॉमिक डाइपोल जो होंगे, एटॉमिक डाइपोल will
align itself will align itself in direction of external magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, या फिर क्या हो सकता है, व्हाट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी? सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम डायामैग्नेटिक का केस लें या कोई भी केस लें तो इसमें इंड्यूस्ड हो जाएंगे डाइपोल, और वो इंड्यूस्ड डाइपोल अपोज करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को. सो इंड्यूस्ड एटॉमिक डाइपोल will oppose external magnetic field. External magnetic field. अब ये इंड्यूस्ड एटॉमिक डाइपोल कैसे हो रहे हैं? हाउ दे आर जनरेटिंग? दे आर जनरेटिंग ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे लेंस लॉ फॉलो हो रहा है. लेंस लॉ क्या है कि वॉट एवर इज द रीजन, जो भी जिस रीजन से एटॉमिक डाइपोल या जिस रीजन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो हमने पढ़ा था, वो उसी को अपोज करती है. इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन की वजह से जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, वो उस रीजन को ही अपोज करती है. सेम इज हैपनिंग हियर. ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड एटॉमिक डाइपोल विल जनरेटेड, है ना, और वो इंड्यूस्ड जो डाइपोल होंगे वो इसी को अपोज करेंगे. ये इंड्यूस्ड हुए और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ही अपोज करेंगे. बट ये बहुत ही स्लाइट अपोजिशन होगा. मेन जो है यही होता है, जो एटॉमिक डाइपोल डेवलप होते हैं वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. नाउ वी विल डिस्कस द केस ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल. अब इसमें तो कोई एटॉमिक डाइपोल जनरेट ही नहीं हुए, है ना, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो था इलेक्ट्रॉन्स का वो जीरो था. सो इन दिस केस ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, सिंस देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्टिंग, तो पहला वाला केस तो उसमें अप्लीकेबल ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि है ही नहीं, अंदर कोई एटॉमिक डाइपोल है ही नहीं. तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन, कौन होगा अलाइन हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में? देयर इज नो atomic dipole is present to be aligned into the direction of external magnetic field. So only second case will be applicable in properties of diamagnetic material, means induced जो होंगे atomic dipole वो external magnetic field को oppose करेंगे. So we'll write down second property. So induced atomic dipole will oppose external magnetic field. और बहुत ही स्लाइट होगा, ये बहुत ही स्लाइटली अपोज करेंगे क्योंकि बहुत स्ट्रांग नहीं होगा अपोजिशन, बहुत ही स्लाइटली अपोज करेंगे. तो ये एक पॉइंट है, ये एक कॉमन पॉइंट, जनरल पॉइंट हमने बताया था, ये सभी के साथ एप्लीकेबल होगा. इन दोनों में से जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी मटेरियल को रखेंगे तो या तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी or this property will be applicable. In the case of diamagnetic material, since there are no atomic dipole, that's why only this property will be applicable on diamagnetic material. But this is the general property. We will apply in all three diamagnetic, para and ferromagnetic materials cases. तीनों में ही हम ये अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा. In this case, what happened? That induced atomic dipole will oppose external magnetic field
FIELD. Okay. So point number 3 we'll write here. Point number 3 we'll write here magnetic susceptibility. Susceptibility. What is magnetic susceptibility? इसको हम जीटा से शो करते हैं, जीटा, and this is equal to I upon H. ओके. अब होता क्या है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल रखते हैं, ये मटेरियल हमने रखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड डाइपोल है, ठीक, इंड्यूस्ड डाइपोल जो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहेगी कि इसको अलाइन करे, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में इनको अलाइन करना चाहेगी जो हमारे इंड्यूस्ड डाइपोल है ना. ये आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन, यहां से आई इज इक्वल टू एच. ठीक, तो ये यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक, इनको अलाइन करना चाहेगी, इसलिए x की वैल्यू या जीटा की वैल्यू जो है हम निगेटिव लेते हैं और बहुत कम लेते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत ही कम जो h की वैल्यू को ये कम कर देगा, यानी जो हमारा मैग्नेटाइजेशन जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी h क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और I क्या है, I हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत कम होती है, बहुत ही कम अलाइन हो पाते हैं, इस वजह से हम जो जीटा की वैल्यू लेते हैं, या डायामैग्नेटिक के केस में जो जीटा की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, -10⁻³ से लेके -10⁻⁻7 या 8 तक होती है. ठीक, 8 ले लेते हैं, 9 तक भी जाती है. तो ये जीटा की वैल्यू निगेटिव और बहुत कम लेते हैं. किस केस में, डायामैग्नेटिक के केस में बहुत निगेटिव होती है और बहुत ही कम होती है. क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड डाइपोल बहुत ही कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइन होते हैं. फोर्थ केस क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ये क्या होता है, म्यू आर, इसका फार्मूला क्या होता है, 1 + जीटा. अब जीटा की वैल्यू बहुत कम है, मान लो 0.0000 है, 0.00001 है. ठीक, तो 1 से, और निगेटिव है तो 1 से उतना कम हो जाएगा, यानी स्लाइटली लेस देन 1. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी विल बी स्लाइटली लेस देन 1 in case of diamagnetic material. ओके. अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रखें, इफ डायामैग्नेटिक, पूरा थ्योरेटिकल है, ये बोरिंग सा लगेगा आपको, केवल लिखना लिखना है, समझाने के लिए उतना कुछ है नहीं इस लेक्चर में. सो इफ डायामैग्नेटिक मटेरियल is kept in non-uniform magnetic field, then it will align from strong to weak
वीक मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरफ वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी उस तरफ ये मटेरियल खुद को अलाइन करेगा, इसके जो डाइपोल हैं वो खुद को अलाइन करेंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाती है ये भी पॉइंट देख लेते हैं। 6 पॉइंट नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस becomes less dense inside diamagnetic material। कैसे? ये अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल है, कौन से होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल? नाइट्रोजन है या NaCl है या हीलियम है, ये सब्सटेंसेस हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बहुत ही वीक यहाँ पे इनसाइड जो मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ही वीक अंदर की तरफ जाएगी, बहुत ही लेस डेंस होगी। यानी जो यहाँ से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको ये अपोज करेगी स्लाइटली, है ना, इस तरह से स्लाइटली अपोज करेगी मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस विल बी द टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ डायामैग्नेटिक मटेरियल, बहुत ही स्लाइट अपोज करेगी। ठीक, अगर यहाँ से कोई लाइन जा रही होती है तो ये उसको स्लाइटली अपोज करेगा और ऐसे चली जाएगी। ठीक, सिमिलरली अगर यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही तो ये स्लाइड अपोज करेगा और ऐसे निकल जाएगी। तो बहुत ही लेस डेंस होती, इनसाइड इसके बहुत ही लेस डेंस होती है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही वीक। सो दीज वेर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। नाउ विल डिस्कस अबाउट पैरामैग्नेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल and its properties। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट, जो नेट डाइपोल मोमेंट हम निकालते हैं वो जीरो नहीं होता है, यानी एटॉमिक डाइपोल बनते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक, पहली बात तो यही नोट कर लेते हैं, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट of electrons do not equal to 0, hence atomic dipole is formed। डायामैग्नेटिक में क्या था? डायामैग्नेटिक के केस में कोई एटॉमिक डाइपोल फॉर्म नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो उनका इलेक्ट्रॉन्स का डाइपोल मोमेंट था वो इतना रैंडम था कि सब एक दूसरे को खत्म कर दे रहे थे सब, इसलिए कोई वहां पे एटॉमिक डाइपोल फॉर्म नहीं हो रहा था। पर यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे उतना स्ट्रांगली तो नहीं पर एटॉमिक डाइपोल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इक्वल टू 0, हेंस एटॉमिक डाइपोल आर फॉर्म्ड। ठीक, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? अब अगर एटॉमिक डाइपोल फॉर्म हुए हैं तो अब अगर हम इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? इफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल
paramagnetic material is kept in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या एक्सटर्नल बोल सकते हैं हम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होगा? दो चीजें बताई थी हमने कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रखते हैं तो दो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो सब्सटेंस है, जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट बन रहा है, वो अलाइन हो जाएगा विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा केस क्या था कि इंड्यूस्ड होंगे जो एटॉमिक डाइपोल, वो अपोज करेंगे किसका? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। अब डायामैग्नेटिक के केस में क्या था कि वहां पर कोई एटॉमिक डाइपोल मोमेंट जो था वो जीरो था, यानी कोई भी एटॉमिक डाइपोल ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो पहला पॉइंट तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं था। सेकेंड पॉइंट क्या था कि इंड्यूस्ड जो हो रहे थे एटॉमिक डाइपोल, वो अपोज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो वही पॉइंट एप्लीकेबल था। उसी की वजह से बहुत स्लाइट, क्योंकि जो इंड्यूस्ड होते हैं डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल, वो बहुत ही कम होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्लाइटली अपोज कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाइपोल बने हैं, एटॉमिक डाइपोल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में एटॉमिक डाइपोल्स हैव बीन फॉर्म्ड, तो वो क्या होंगे? अब अट्रैक्ट होंगे, यानी जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन में अलाइन होंगे, है ना, उनकी डायरेक्शन में अलाइन होंगे। मैग्नेटिक फील्ड देन atomic dipole will slightly attract into direction of external magnetic field. ठीक, कौन से सब्सटेंसेस हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? कौन से होते हैं? कैल्शियम है, Na है, सोडियम है, ये सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Na, Ca, सब पैरामैग्नेटिक है। ठीक, थर्ड केस, ये जो हमने मटेरियल, जब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये जो स्लाइटली जो है अट्रैक्ट होना, बिल्कुल अलाइन नहीं हुए बट स्लाइटली अलाइन हो गए इसी डायरेक्शन में। 100% तो नहीं हुए बट अलाइन होना स्टार्ट हो गया इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। अब हम चाहते हैं कि 100% अलाइन हो जाए, यानी उसकी अलाइनमेंट को और इंक्रीज करना चाहते हैं। देन व्हाट वी हैव टू डू, हम दो चीजें कर सकते हैं। पहला, ए, what we are going to study कि how to align these atomic dipoles into the direction of external magnetic field. They are aligning into the direction of external magnetic field but not 100%. If we want to increase the amount, then we can do the two things. First, we should increase external magnetic field, magnitude of external magnetic field. या फिर हम क्या कर सकते हैं? We can reduce temperature.
These are the two ways to enhance alignment. ओके, 100% जब हो जाएंगे अलाइन और उसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ा घटाते रहें तब क्या होगा? तो सैचुरेशन हो जाएगा। टेम्परेचर घटाने से हो क्या रहा है? टेम्परेचर घटाने से इनका जो रैंडम मोशन है वो कंट्रोल हो जा रहा है और फिर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आपको एक क्लास को साइलेंस कराना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि उनका जो मोशन है, पहले उनको बोलोगे बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, है ना। इधर उधर उधर इधर जो टहल रहे हैं बच्चे, इधर से राउंड मार रहे हैं पूरे क्लास में, उनको बोलोगे स्टॉप, होल्ड ऑन, बैठ जाओ, ठीक। उसके बाद फिर आप अपनी फील्ड या अपने जो टैक्टिक्स हैं उन्हें यूज करोगे, है ना। तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी कि वो अलाइन हो जाए आपके साथ, यानी आपकी बातों में आ जाए और शांत हो जाए, है ना। वही यहाँ पे है। पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे तो उनका रैंडम मोशन कंट्रोल हो जाएगा, रैंडम मोशन कंट्रोल हो जाएगा और देन पॉसिबिलिटीज टू बी अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 about magnetic susceptibility. Zeta, पैरामैग्नेटिक के केस में जीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन बहुत कम होगी, पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल। कितनी? 10⁻³ से 10⁻⁹ तक। इससे क्या होगा? आई एक्स इज इक्वल टू या जीटा इज इक्वल टू क्या होता है? I/H, ठीक। तो I इज इक्वल टू H जीटा, ठीक। अब क्या होगा? अट्रैक्ट होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो इसके एटॉमिक डाइपोल हैं ये स्लाइटली अट्रैक्ट होंगे, है ना। इस वजह से जब हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, इसलिए हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव, यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक का केस है यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी अब जो मैग्नेटाइजेशन है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज होगी। उसमें क्या था कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होती थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंड्यूस्ड डाइपोल जो थे, एटॉमिक डाइपोल, वही वहां पे थे, वहां पे कोई ऑलरेडी डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ इंड्यूस्ड डाइपोल जो थे वो सिर्फ अपोज कर रहे थे। दैट इज वाई इन द केस ऑफ डायामैग्नेटिक द वैल्यू ऑफ जीटा वाज निगेटिव, पर यहां पे जीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दो इट इज वेरी लेस, बहुत ही कम होगी। पॉइंट नंबर 5, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या होता है? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। अब इस केस में क्या हो जाएगी? जीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस रखें, कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखें, तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 6, okay, if a paramagnetic substance
is kept into non-uniform magnetic field then its substance moves from वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे क्या था, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, यहाँ पे वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो सब्सटेंस होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा, वो वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होगा। ठीक, पॉइंट नंबर 7, अगर हम इस सब्सटेंस को, कैसी प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पास होंगी, जो स्लाइटली डेंसर होंगी। अब होगा क्या कि जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा स्लाइटली, और ये जाएगी ऐसे। वहां पे क्या था, रिपेल कर दे रहा था। क्यों? क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, क्योंकि जो इंड्यूस्ड डाइपोल थे, एटॉमिक डाइपोल, वो रिपेल करते, वो अपोज कर रहे थे। यहाँ पे स्लाइटली अट्रैक्ट कर रहा है, यानी जो ऐसे जानी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे जा रही थी, उसको ये स्लाइटली अट्रैक्ट कर लेता है और ऐसे जाती है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी फ्रॉम फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। So these are the magnetic field lines for paramagnetic material. What the difference you are seeing here? वहां पे इस लाइन को वो रिपेल कर दे रही थी ऐसे, वो उस केस में क्या था कि ये लाइन जा रही थी, इसको रिपेल कर दे रही, और यहाँ पे इसका अपोजिट है, इस लाइन को अट्रैक्ट कर ले रही, यानी आसपास से जितनी जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनको स्लाइटली अट्रैक्ट कर लेती है। इसलिए बहुत ज्यादा डेंसर तो नहीं, बट इन कंपैरिजन टू डायामैग्नेटिक मटेरियल ये बहुत डेंस होती है अंदर मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस वाज अबाउट पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। वही सारी प्रॉपर्टीज जो दोनों में हमने पढ़ी हैं वही यहाँ भी डिस्कस करनी है, बस थोड़ा स्लाइड चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं वो सेक्टर वाइज बनाते हैं। सेक्टर वाइज इन द सेंस कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट बनाया उनकी डायरेक्शन मान ली हमने ये है, जो एटॉमिक डाइपोल है उनकी डायरेक्शन ये है। एक सेक्टर ये बनाया, इसमें एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन ये है। इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ सेक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे ये है एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगी हर एक सेक्टर में। ठीक, एक ये है और एक सेक्टर ये बना लिया, इसमें मान लो ये है डायरेक्शन, ये है। क्या होता है कि इसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, कितना होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो, अब की बार जब फर्स्ट केस हमने पढ़ा था डायामैग्नेटिक मटेरियल तो उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया था। सेकेंड केस जब हमने पढ़ा था तो उसमें अगर हम कोई मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स का था, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट था लेकिन वो रैंडम था, इस तरह से। किस केस में?
पैरामैग्नेटिक के केस में इस तरह से रैंडम था, यानी अगर हम कोई स्मॉल वॉल्यूम ले लें तो इसमें अगर हम चेक करते एटॉमिक डाइपोल जीरो होता है ना, एटॉमिक डाइपोल जीरो होता, लेकिन यहां पे एटॉमिक डाइपोल बहुत स्ट्रांग है, उसने सेक्टर वाइज अरेंज कर लिया। जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से जो डाइपोल बन रहे हैं एटॉमिक डाइपोल, वो हर एक सेक्टर वाइज अरेंज हो गए। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अरेंज्ड sector wise, hence each sector have atomic dipole। ठीक, इसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो अलाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो बढ़ते जाते हैं, और जो अपोज कर रहे हैं, स्लाइटली अपोज कर रहे हैं, वो घटते जाते हैं। उनका जो सेक्टर है या उनका जो एरिया है वो घटता जाता है। जब हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, तो जो जैसे ये है, ये अलाइन हो रहा है, ये वाला सेक्टर अलाइन हो रहा था, तो अब ये सेक्टर बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये अपोज कर रहा है तो ये सेक्टर छोटा होता जाता है। अब ये सेक्टर छोटा होता जाएगा, ठीक, और बहुत ही रैपिड स्पीड से होता है, बहुत कम टाइम में। धीरे धीरे क्या होगा, विद द टाइम ये खत्म हो जाएगा जो अपोज वाला है, और अलाइन हो जाएंगे सारे जो एटॉमिक डाइपोल हैं, वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, है ना। ये मेन पॉइंट है इसका फेरोमैग्नेटिक। तो बहुत ही स्ट्रांगली अलाइनमेंट होता है, यानी जो अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। पैरामैग्नेटिक में स्लाइटली अट्रैक्ट होते थे, पर यहां पे बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने की वजह से ही यहाँ पे जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, 10⁻³ टू 10⁻⁷, इतनी ज्यादा होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसी वजह से बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से म्यू आर भी ज्यादा होगा। म्यू आर भी 1+xm या जीटा, इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा आएगी। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर हम इसको एक्सटर्नल या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये इमीडिएटली, तुरंत जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उस तरफ ये खुद को अलाइन कर लेगा। वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसके जो सब्सटेंस हैं वो अलाइन हो जाएंगे। कौन से होते हैं इसके सब्सटेंस? Fe है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब। अच्छा, ये इसके सब्सटेंसेस होते हैं। और एक बार जब ये हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, उसके बाद जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तब भी इसका मैग्नेटाइजेशन रहता है ना, मैग्नेटाइजेशन फिर भी रहता है। अगर नहीं रहता है तो ये बनाते हैं सॉफ्ट आयरन। ठीक, अगर मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है, परसिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये सॉफ्ट आयरन की तरह बिहेव करने लगता है। और अगर मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट कर रहा है, दोनों केस होते हैं। अगर मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट कर रहा है तो वो कुछ स्पेशल बन जाते हैं मटेरियल, अलॉय, स्पेशल अलॉय बन जाते हैं जिसमें मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करता है। ठीक, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट नहीं करता, वो सॉफ्ट आयरन बन जाते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं हम। फेरोमैग्नेटिक के केस में बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा इस तरह से। तो इनसाइड बहुत स्ट्रांग और डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, बहुत ही डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी इस तरह से। इसके अंदर देखिए, इनसाइड बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी, बहुत ही डेंस।
सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आप अब इसको लिख लेंगे, दो प्रॉपर्टीज हमने आपको डिटेल में लिखवाई, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इसकी प्रॉपर्टीज भी लिख लेंगे। मेन मेन जो डिफरेंसेस है वो हमने बता दिए। ओके, बाकी सब प्रॉपर्टीज उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगी, जैसी डाई और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या था उसी के अकॉर्डिंग इसमें हो जाएंगी। ठीक, जो डिफरेंसेस हैं दैट आई हैव टोल्ड यू। ओके, नाउ द लास्ट क्यूरी टेम्परेचर पे भी बात कर लेते हैं। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? जीटा इज इक्वल टू सी म्यू नॉट अपॉन टी। ये जो फार्मूला है, यहाँ पे जो टी है टेम्परेचर, इसको केल्विन में लेते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जीटा के। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मैग्नेटाइजेशन जो है, जब पैरामैग्नेटिक का केस लेते हैं तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजेशन। आर यू गेटिंग? इसके टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाएंगे वैसे वैसे अलाइन होती जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो एटॉमिक डाइपोल है। ठीक, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे सारे अलाइन हो जाएंगे। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्यूरी टेम्परेचर। सी को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। ये क्यूरी कांस्टेंट है। सी क्या है? क्यूरी कांस्टेंट। ओके, बहुत इजी है। क्यूरी टेम्परेचर क्या है कि जब हम टेम्परेचर को घटाना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से हम मैग्नेटिक जो अलाइनमेंट है उसका बढ़ा सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक में फील्ड में। ठीक, जैसे जैसे घटा रहे हैं वैसे वैसे अलाइनमेंट बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर सारे अलाइन हो जाएंगे, है ना। उसके बाद वो अलाइन होंगे नहीं, उसके बाद सैचुरेशन हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इस केस में क्या होता? फेज डिफरेंस हो जाता। फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होगा क्यूरी टेम्परेचर? जब हम टेम्परेचर को घटाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर को घटाएंगे तो ये अलाइन वैसे ही रैपिडली होता है और रैपिड स्पीड में अलाइन हो जाएगा। फिर जब घटाते जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में। इसको फेज चेंज इन फेज कहते हैं। ठीक, सो दिस वाज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। Hope you got the concept, you got each and every point related to these materials. So now I would like to wind up my session over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great day.